भूले। अंजन नाम का एक वैद्य रहता था। उसे बहुतों की आशा थी। वो मरीजों से भारी भरकम रकम वसूल करता था। वैसे भारी रकम ना देने वाले मरीजों को वो नजरअंदाज करता था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कांताबाई के दरवाजे पर आकर बेहोश हो जाता है। तब कांताबाई, अरे ये तो बेहोश हो गया, लगता है कोई याचक है, भूख लगी होगी। उठ गए, चलो अच्छी बात है, ये भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे कौन सी बीमारी है ये मुझे नहीं पता, मैं चलते चलते बेहोश होकर गिर जाता हूँ। लगता है तुम्हें ठीक से भोजन नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसी हालत है। रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कांताबाई उसके लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, आप 100 साल जियो। आप जैसे नेक इंसान बहुत कम है। अब काम करके कमाने की अब मुझ में शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं बस आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। अब मैं जाता हूँ माँ जी। ये लो, ये पैसे लेकर जाओ। कभी भी इस तरफ आओ तो हमारे घर जरूर आना। कांताबाई से पैसे लेकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उस याचक को क्या दे रही थी? खाना तो खा लिया होगा ना उसने, भाग्यवान। पैसे देने की क्या जरूरत थी? क्या कहूँ, मुझे उसकी हालत पर तरस आ गई थी। वो यहाँ बेहोश था, उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे खाना दे दिया। उसके बाद में काम आए इसलिए उसे कुछ पैसे दे दिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तुम्हारा लाडला घर आ गया। खाने के लिए क्या बनाया तुमने उसके लिए? नहीं आया जी, आज उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी कहा था। जंगल जाकर उसे कुछ जड़ी बूटी लेकर आना था। उन जड़ी बूटियों से उसे कुछ दवाइयाँ बनानी थी शायद। वैसे वो क्यों जंगल में गया है? अगर मुझे बोला होता तो मैं उसके साथ जाता ना जंगल में। तुम्हें पता है, मैं अभी अपने पिताजी के साथ जंगल में जड़ी बूटी लाने के लिए जाता था, तो मैं भी घूम आता। हाँ, हमारे घर में सब वैद्य हैं, आपको छोड़कर। आप भी आज वैद्य होते अगर आप ढंग से पढ़े लिखे होते। क्या करूं, नसीब में ही नहीं लिखा है मेरे तो, इसीलिए तो मैंने अपने बेटों को पढ़ाया है वैद्य बनाने के लिए। इसके बाद अंजन शाम तक कुछ जड़ी बूटी लेकर घर आता है। बेटा, मुझे भी साथ लेकर जाते। अकेले क्यों गए थे तुम जंगल में? मैं भी वैसे घर पे खाली बैठा था ना, तो तुम्हारे बहाने मैं भी घूम कर आ जाता। नहीं, इस उम्र में आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अकेला गया। मुझे ये वेद का काम पसंद ही नहीं है, बस लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया मेरे पास। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मरीज तो एक ना एक दिन जरूर आएंगे तुम्हारे पास, उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो तुम। मरीज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक भी मरीज फूटी कौड़ी तक देने का नाम तक नहीं ले रहा। इससे अच्छा खेती बाड़ी कर लूँ आपके साथ, कम से कम कुछ न कुछ तो होगा। सभी कामों में वेद का काम सबसे ऊंचा माना गया है। पैसों के लिए कभी मत सोचना बेटा, मरीज भगवान के समक्ष होते हैं, और इसमें जो तुम्हें एहसास होगा ऐसा एहसास किसी दूसरे पैसे में नहीं होगा। तो कभी भी बेटा इस काम को छोटा मत समझना तुम। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमाई के बिना और कितने दिन ऐसे कारोबार चलाऊंगा? देखो, तुम अपना काम सच्चे मन से करो बेटा, और समय आने पर धन दौलत सब तुम्हारे पास आएंगे बेटा। इस तरह अंजन कुमार को पिता की बात पसंद नहीं आती है और वो घर से निकल जाता है। वो सीधा वैद्यशाला पहुंच जाता है। क्या करूं? कल से पूरा बदन जला जा रहा है वेद जी, बहुत थका जा रहा हूँ, भूख भी नहीं लग रही है। बहुत जोर का बुखार है आपको? ये लो, ये दवाई खा लो, दिन में 3 बार, कल तक बुखार उतर जाएगा। इसके लिए 2 सिक्के देके ही जाना। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये लीजिए, इसमें मक्का है, आप रख लीजिए, फिलहाल मैं यही दे सकता हूँ। क्या कहा? इसका मैं क्या करूँगा? खाना छोड़ के मक्का खाता रहूंगा क्या? पता है दवाई कैसे बनती है? बड़ी मुश्किल से जंगल में जाके जड़ी बूटी लाके इसे बनाते हैं, और आप हैं कि इसे बिना पैसे लेने आ जाते हैं। अगर ऐसे ही देते रहा तो कब तक काम कर पाऊंगा मैं? जाइए जाइए, पैसे लेकर आइए। ठीक है, अगर आपको पैसे ही चाहिए तो मैं कल लेकर आ जाऊंगा वेद जी, अब तो इस दवाई को ले जा सकता हूँ ना? अब एक बार दे दिया तो इसे वापस नहीं ले पाऊंगा, ले जाओ और कल पैसे ले आना। आइए आइए मुखिया जी, क्या हाल चाल है? आप यहाँ किस लिए आए हो? कुछ नहीं, मगर पेट में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी मुश्किल हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, वो आपका खाना हजम नहीं हो रहा ठीक से, ठीक है? तो ये दवाई लीजिए, शाम तक आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। शाम को खाना मत खाना, आज केवल फल ही खा लेना। ठीक है वैद्य जी, ये लीजिए, ये पैसे ले लीजिए। इतने सिक्के बहुत है या और भी कुछ दूं? आप तो हमारे गांव के मुखिया हैं जी, इसलिए आप जितनी मर्जी हो दे दीजिए। सारे मरीजों को दवा देने के बाद अंजन कुमार घर आता है। कल हमारे घर में कुआं खोदने के लिए मजदूर आ रहे हैं, तुम वो काम संभाल लोगे ना बेटा? ठीक है पिताजी, देख लूंगा, मगर इतने पैसे खर्च करके अब अचानक कुआं खोदने की क्या जरूरत है? हमारे काका के घर में है ना। देखो बेटा, हमारे जमाने में हम सब लोग साथ मिलकर रहते थे, तब बस एक कुआं होता था। अब तो सब अलग अलग हो गए हैं ना, एक कुएं से काम नहीं बनने वाला है। वो कुआं तो काके के हिस्से में आ गया, इसलिए हमें दूसरा बनाना होगा, और उतनी दूरी से कौन पानी लाएगा? तो इसीलिए आज आप कुआं खुदवा रहे हैं?
मगर उसके लिए तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें पैसा खर्च करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ही करूंगा। खाली तुम उन लोगों का जो भी काम काज होगा वो संभाल लेना सिर्फ। पैसे चाहे आप दे या मैं दूं, एक ही बात है पिताजी। पैसे सब हमारे ही तो पैसे हैं ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसके अगले ही दिन सुबह होते ही मजदूर आकर कुआं खोदने में लग जाते हैं। मालिक, लगता है यहाँ पर कुछ है, देखूं? हाँ देखो, कुछ तो पुराना डिब्बा लग रहा है, कुछ खजाना लग रहा है। उस डिब्बे को जमीन से बाहर निकाल कर देखो तो जरा। उस डब्बे को जमीन से बाहर निकालते ही मजदूर कहता है, मालिक, आप तो बड़े भाग्यवान हो, आपको इसमें भारी खजाना मिला है। इसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ बढ़िया सा इनाम देंगे ना मालिक? वो खजाना सिर्फ मेरा है, तुम उसमें से हिस्सा मांगने वाले कौन हो? पहले खोलो तो सही उसे, देखते हैं क्या है। उस बक्से को खोलकर देखने पर उसके अंदर कुछ पुरानी जड़ी बूटियां मिलती हैं। ये क्या? हमें तो ये लगा था कि इसमें सोना चांदी है मालिक, लेकिन इसमें तो सिर्फ जड़ी बूटी है। साधारण सी जड़ी बूटी को जमीन में दफनाने की क्या जरूरत थी मालिक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये सब बातें बंद करो और जल्दी से अपने काम पर तुरंत लग जाओ। वो लोग उस पेटी को घर के अंदर लेकर जाते हैं। इन जड़ी बूटियों को इतने ख्याल से जमीन में दफना के रखा है, मतलब इन जड़ी बूटियों का जरूर कुछ बहुमूल्य है बेटा। कुछ इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने का तरीका शायद इसमें कहीं लिखा होगा, देखो। अभी हमारे पास बहुत जड़ी बूटी पड़ी है, अब इसका हम क्या करेंगे पिताजी? पहले देख लेते हैं कि ये काम में आने वाली है या नहीं। देखो बेटा, दफना के रखी है तो जरूर ये बहुमूल्य ही होगी। पूर्वजों ने इसीलिए इसको दफना के रखा था। इनमें से अगर हम दवा बनाएंगे तो हमें बहुत काम में आएगी। वैसे अभी रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। अब तो तैयार करके दी हुई दवाइयों का ही गांव वाले पैसे दे रहे हैं, अब इसे फिर से दवाई बनाने का कष्ट कौन करेगा? इसे ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेटी के बारे में भी घर में सभी लोग भूल जाते हैं। एक दिन, अरे ये क्या, ये तो फिर बेहोश हो गया। शायद इसे बेहोश होने की बीमारी है। अजी सुनिए, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ? ऐसे बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? ऐसे कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम खाना नहीं खा रहे हो बेटा। वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मुझे तो भूख बिल्कुल नहीं है। आजकल मैं ऐसे ही बेहोश होकर गिर जाता हूँ। अभी अभी तो मैंने खाना खाया था, आपके घर के सामने आने के बाद बेहोश हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बीमारी है इसलिए तुम बेहोश हो जाते हो। मेरा बेटा डॉक्टर है, रुको मैं उसे बुला कर लाती हूँ, ठीक है? माँ जी, मुझे तो ये बीमारी काफी दिनों से लगी हुई है। आजकल ऐसे में बार बार बेहोश हो जाता हूँ। ना जाने कितने वेदों के पास गया था, कोई मेरा इलाज अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी बीमारी हो वो यूं पहचान लेता है। आप जाकर उसे बुला लाइए, वो दवा दे देगा। इसके बाद शूरनाथ जाकर अपने बेटे को बुला लाता है। क्या अब इसका इलाज करना है क्या मुझे? अच्छे अच्छे लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अब ये आदमी मुझे पैसे कहाँ से दे देगा? आप खामखा क्यों मेहनत करवा रहे हैं मुझसे? देखो बेटा, इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। मरीज भगवान होता है, इसका इलाज करना तुम्हारा धर्म है। देखो ये क्या तकलीफ में है। बीमारी तो मुझे समझ में आ गई है, मगर इसके इलाज की सारी दवाइयाँ वेदशाला में है। ठीक है, अभी दवाई लाता हूँ। तुम घबराना मत, मेरा बेटा तुम्हारा इलाज करेगा और अच्छी सी जड़ी बूटी देकर तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा। ये लो, ये दवाई सुबह शाम लेते रहना, पूरे 1 महीने की दवाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। बेटा, तुमने तो बोला था कि घर में कोई दवाई नहीं है, तो फिर इस दवाई को तुम कहाँ से लाए हो? हैं? देखिए पिताजी, उनकी बीमारी तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, मगर आपकी बात रखने के लिए मैंने उस पेटी से पुरानी जड़ी बूटियों को निकालकर उनका चूर्ण बनाकर उसे दे दिया है। वैसे भी आपको पता है, वो पैसे के नाम पर तो एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला था मुझे। मैंने तो उसको कहा कि मेरे बेटे के इलाज से तुम ठीक हो जाओगे। आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बेटा, कि उसकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली है? उसका कोई इलाज नहीं है? आज तुम वेधशाला भी नहीं गए हो, आज भी जड़ी बूटियों के लिए जंगल में जाना है क्या तुमको? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं इस काम से परेशान हो गया हूँ। अभी इसे छोड़ के खेती बाड़ी करूंगा। क्या? ये हमारा खानदानी काम काज और यही हमारा पेशा है, इसको छोड़कर खेती बाड़ी करोगे? तुम्हारे मन में ये कैसे आया? मुझे तो इस पेशे में एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है, पैसे दे के इलाज कराने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखो बेटा, तुम अपना काम लगन और श्रद्धा से करो। बहुत सारे लोग शहर जा रहे हैं इलाज के लिए, यानी कि उन मरीजों को रोग का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही हो ना कि तुम उन लोगों का अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हो बेटा। अगर तुम लोगों का अच्छे से इलाज करोगे तो मेरी बात याद रखना, वो दौड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आएंगे। और हमेशा अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करना। अभी इसमें कुछ और सीखने का बिल्कुल मन नहीं है पिताजी, और वैसे भी 2 दिनों में मैं अपने मित्र से मिलके समुद्रयान करके दूसरे देशों में कारोबार के लिए चला जाऊंगा। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आई मेरी बात।
ठीक है, जो मर्जी है करो। ये बताओ कि तुम्हें व्यापार करने के लिए कितना पैसा चाहिए और फिर तुम कैसे व्यापार करना चाहते हो। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बात कही थी कि हमारे राज्य में मिलने वाले मसालों का दूसरे राज्य में बहुत भाव है, बस उसे खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए मुझे। उतना खर्च करके व्यापार करने वाले हो तुम, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाहो तो एक बार सोच लो। अभी कुछ सोचने का मन नहीं है पिताजी, अब यही मेरा अंतिम निर्णय है, अब मुझे व्यापार ही करना है। इस तरह पिताजी के कहने पर अंजन कुमार अपने दोस्त के साथ समुद्रयान के लिए तैयार हो जाता है। 1 महीने के बाद याचक शूरनाथ के घर वापस जाता है। आओ आओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखकर। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बीमारी ठीक हो गई क्या या वैसी ही है? अभी मेरी बीमारी खत्म हो गई है, अभी मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अभी पूरी तरह चुस्त और तंदुरुस्त हूँ। मैं खेती बाड़ी करके हर रोज काम करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। आपके बेटे को धन्यवाद कहने आया था। वाह क्या बात है। मेरे बेटे ने तो बोला था कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, मगर तुम तो एकदम ठीक हो गए हो। बस वही बात मुझे पता नहीं चली थी मालिक, इस बात को लेकर मैं भी हैरान हूँ मालिक, इसीलिए आपके बेटे से एक बार मिलने आया था मैं। मेरा बेटा व्यापार करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है और उसे आने में भी अभी काफी समय है, और उसने ये वेद का पेशा भी पूरी तरीके से छोड़ दिया है। क्या कहा? इतना कुशल वेद ये पेशा छोड़कर समुद्रयान करके दूसरी जगह व्यापार करने चला गया? कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलने एक बार और आऊंगा, तभी तक आप अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो याचक चला जाता है। ये देखो, अच्छी खासी वेद पेशी छोड़कर व्यापार के लिए समुद्रयान में गया। कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाकर अंजन कुमार उस व्यापारी से बहुत लाभ अर्जित करता है। सुनो मल्लिकार्जुन, हमें इस बार तो बहुत लाभ हुआ है ना, मुझे तो बहुत खुशी है। अब इस लाभ को हम दोनों आपस में बराबर हिस्से में बांट लेंगे। चलो शुरू करते हैं। जरूर मित्र, तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, मगर हिस्सा आधा बराबर का। क्या? अब तुम्हें क्या हो गया मल्लिकार्जुन? मैंने व्यापार में ज्यादा पैसे लगाए थे ना, उसके हिसाब से मेरे 60% और तुम्हारा 40% होना चाहिए था ना। ठीक है, अब की और तब की बात में फर्क है। तुम्हें तो उस वक्त व्यापार का कुछ भी अनुभव नहीं था, और व्यापार कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, ये सब तो मैंने ही सिखाया ना। मुझे भी बराबर का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तुम बेईमानी कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ मल्लिकार्जुन। देखो, मैं अपना पूरा हिस्सा लेकर रहूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब तुम आराम से सो जाओ, और हाँ याद रखना, 2 दिन के सफर के बाद ही हम लोग गांव पहुंच पाएंगे। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को मल्लिकार्जुन नींद से जागकर, तुम्हें तो व्यापार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मैं तुम्हें यहाँ व्यापार के लिए लाया था, और अब तुम मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो। अब देखो, मैं सारा का सारा माल लेकर भाग जाऊंगा, और सुबह उठने के बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं तो दिखूंगा ही नहीं। इसके बाद आधी रात को ही मल्लिकार्जुन अपने दोस्त का सारा धन लूटकर वहाँ से चला जाता है। सुबह उठने के बाद अंजन कुमार को मल्लिकार्जुन कहीं दिखाई नहीं देता। अब ये कहाँ गया? लगता है दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाने गया होगा। अरे मेरे धन की थैली कहाँ गई? मेरा धन, मतलब सब कुछ पैसे लेकर मल्लिकार्जुन यहाँ से भाग गया है। अब तो फिर से व्यापार करने के लिए मेरे पास धन भी नहीं है, और तो और व्यापार का अनुभव भी नहीं है। इस तरह अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद अंजन अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, चौपाल पर सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने राजा जी को पीठ में दर्द हो गया है। जो भी उससे मुक्ति दिलाएगा, उस वेद को राजा जी 25 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। राजा जी का ये पीठ का दर्द कम करना असंभव है। अब तो राजा जी के प्राण संकट में आ गए हैं। इसके बाद अंजन अपने घर जाता है। तुम कब आए, और तुम्हारा सफर कैसा रहा, और व्यापार कैसा चल रहा है? क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे उदास क्यों हो? पिताजी, अब मैं क्या बताऊं, मेरे दोस्त ने मुझे व्यापार में धोखा दे दिया है। व्यापार के लाभ के पैसों को रात के रात लूट के भाग गया। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये तो मैं तुमको पहले ही बोल रहा था बेटा, और तुम्हें व्यापार के बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, मगर फिर भी तुमने कोशिश तो की। चलो, जो हो गया सो हो गया बेटा। और तुम्हें व्यापार में अनुभव मिला कि नहीं? मुझे वो दुकान में बिठा के वो बाहर जाकर सब कुछ निपटा आता था। माल को वो कहाँ से लाता था मुझे तो पता ही नहीं चलता था पिताजी। मैंने उस जगह जाने की कोशिश भी की, मगर वो हमेशा मुझे दुकान में छोड़ जाता था। वो ये सब जानबूझ के करता था ताकि मुझे काम का पता ही ना चले। यानी कि तुम व्यापार के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं कर पाए हो बेटा, और पूरे के पूरे पैसे भी गवा दिए। ठीक है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब देखो, तुमको जो भी करना है सोच समझ के करना बेटा। अब क्या करूँगा मैं, वो पुराना वेद का काम ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अरे वेद सारा बोलते ही मुझे कुछ याद आया है। वो एक याचक हमारे घर के सामने बेहोश हो गया था, और तुमने उसका इलाज किया था ना? हाँ, वही जो बेहोश रहता था, जिससे मैंने पुरानी जड़ी बूटियाँ पीस कर दी थी। अभी कैसा वो? हाँ हाँ, वही। अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया है,
और उसकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब वो एकदम स्वस्थ होकर खेतीबाड़ी करता है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उसकी बीमारी खत्म हो गई? उसको तो कभी खत्म ना होने वाली बीमारी थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे बोलते हो? क्या मतलब? उस दिन तुमने जो अंदर वाली जड़ी बूटियां दी थी ना, सब उसी का चमत्कार है जो पूर्वजों ने दफनाई हुई थी। क्या कहा? मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है पिताजी। उस वक्त मैंने कौन सी जड़ी बूटियों से दवाई बनाई थी मुझे याद भी नहीं है। यानी कि हमारे पूर्वजों की वो जड़ी बूटियां बहुत अनमोल है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। हाँ बेटा, वो जड़ी बूटियां बहुत ही अनमोल और मूल्यवान है और उनके असर से उस याचक की बीमारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पिताजी, घर आते वक्त मैंने राजा जी का एक संदेश सुना था। राजा जी को पीठ में दर्द की वजह से तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है उनके लिए हमारी पुरानी अनमोल जड़ी बूटी में कुछ न कुछ मिल जाएगा। अगर किसी ने राजा जी की बीमारी सही कर दी तो उनकी बीमारी सही करने के लिए 25 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सोने की बात तो छोड़ो बेटा, और जल्दी से उन जड़ी बूटियों से अच्छी सी दवाई बनाओ। और ध्यान रखना, सबसे पहले हमें राजा जी को ही ठीक करना है, उसके बाद धन तुम्हें ढूंढ लेगा। अंजन कुमार वैसे ही उन जड़ी बूटियों से एक दवाई बनाकर उन्हें राजा जी के पास लेकर जाता है। उस दवाई को खाने के बाद एक ही हफ्ते में राजा जी की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपको मेरा विनम्र प्रणाम। मैंने कई वैद्य से छुटकारा पाने के लिए दवाई ली है, मगर कोई भी ठीक नहीं कर पाया, मगर आपने सही कर दिया। आप जैसे विलक्षण और श्रेष्ठ वैद्य हमारे पूरे राज्य में नहीं है। ये लीजिए आपके 25,000 स्वर्ण मुद्राएं। तब से अंजन कुमार की कीर्ति बगल के राज्यों में भी बढ़ जाती है।